मैं मुकेश सर आप सभी बच्चे का जो सोमवार को हिंदी का पेपर है क्लास 10th वाले का, वह ध्यान से समझे। मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले बताएंगे, फिर सब्जेक्टिव बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में एक एक क्वेश्चन मैं अभी करवाऊँगा बैठ कर के ही ऑफिस में, क्योंकि बोर्ड पे जा नहीं सकते हैं। तबीयत इस समय मेरा ख़राब है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ बैठ के ही अच्छा से एक्सप्लेन कर देने का। हिंदी का क्वेश्चन है सोमवार को जो टेस्ट है। अभी मेरे हाथ में 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में जो दूसरी सीटिंग में एग्ज़ाम हुई है उसी का सेट बता रहे हैं। पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं होगा। व्याकरण से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें चेंजिंग होगा। पहले आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि दूसरी सीटिंग का जो सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया गया है, जिसके चलते अच्छे बच्चे जो थे, जो 470 लाता, 450 लाता, वैसे बच्चे को थोड़ा परेशानी हुई है। इस स्थिति में 400, 450, 450 लाने वाले बच्चों से एक ही अपील है कि वह बच्चे सबसे ज़्यादा फोकस, अब 2 ही सब्जेक्ट बचा है, हिंदी और संस्कृत। तो पहले आप हिंदी पे फुल्ली ध्यान दीजिए। हिंदी में मिशन रखिए कि 100 में 100 बनाना है, क्योंकि आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम कुछ गड़बड़ जा चुका है। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि वो चीज़ हमको हिंदी में ही ऊपर करना है। तो हिंदी हम जो बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, बहुत ही बारीकी से सुनेंगे ताकि परेशानी नहीं होगी। किताब वाली क्वेश्चन जो है बुक से जो है उसको तो याद करना है। जो भी ग्रामेटिकल पर्सन है, हिंदी व्याकरण का जो भी क्वेश्चन है उसको समझना है। ऐसे एक एक क्वेश्चन हम समझा चुके हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। आप लोग व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि किताब से सिलेबस से बाहर हुआ था सोशल साइंस का क्वेश्चन। इसलिए आप किताब से ज़्यादा दिमाग लगाएंगे व्याकरण पे। अगर व्याकरण को सही से समझ लेते हैं तो आपका अच्छा से अच्छा मार्किंग हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए। ऐसे हम व्याकरण प्लस बुक दोनों बताएंगे अभी। अब फिर जो है थोड़ी देर के बाद हम सब्जेक्टिव भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए पहला दिया है, इसमें जो क्वेश्चन है आप सुनिए और आंसर बोलिए या तो याद कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। यानी कि हम जो हिंदी पढ़ाए हैं उसमें आया है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो हमको मालूम है कि सुजाता जो था इसका असली नाम जो था एस रंगराजन था, ये याद है हमको। दूसरी क्वेश्चन, पपाती कहाँ लेटी हुई थी। यानी पपाती जो है वह कहाँ लेटी हुई थी, कहाँ सोई हुई थी। तो हम जानते थे और जानते हैं कि पपाती जो है वह खटिया पर लेटी हुई थी, सोई हुई थी। अगर क्वेश्चन रहेगा पपाती कहाँ लेटी हुई थी तो इसका आंसर होगा खटिया पर। सॉरी, खटिया पर नहीं होगा, यह खटिया में बहुत सारा बच्चे टिक मारता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा स्ट्रेचर पर होगा। स्ट्रेचर याद रखना है, नहीं कि खटिया मारना है। फिर दिया है तीसरा क्वेश्चन, रात में रोशनी चलती रहने से इसे नींद नहीं आती। यह किसने कहा था कि रात में रोशनी चलती रहने से इसे नींद नहीं आती। यह वाक्य किसने बोला था, यह किसने कहा था। तो यह माँ ने बोली थी, याद रखना है, माँ ने। फिर चौथा क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। यानी कि हम जो पढ़े हैं दही वाली मगम्मा जो कहानी है शीर्षक का, इसमें रास्ते में क्या है ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसमें रास्ते में अगर आप पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा खेल का मैदान मिलता है, तो आंसर होगा खेल का मैदान। फिर 5वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। यानी मगम्मा का जो बहू का नाम था वह क्या था, हमको भली भांति याद है। तो मगम्मा का बहू का नाम जो था नगजम्मा था, नंजम्मा याद रखना। फिर दिया 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। 7 कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, यह कब हुआ था, ये भी पूछ देता है। तो याद रखना है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। जबकि ऑप्शन में लगा रहेगा 24 अक्टूबर 1927, 11 अक्टूबर 1928, ऐसे और भी लगा रहेगा। याद रखना है 7 कोड़ी होता है
का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। फिर सातवां क्वेश्चन की बात करें तो सातवां क्वेश्चन है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? तो कौन करवाती थी? याद है, लक्ष्मी करवाती थी। जबकि ऑप्शन में है सरपंच साहब, मुखिया जी, तहसीलदार था, और इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा लक्ष्मी। फिर दिया है आठवां क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? यानी कि ईश्वर पेटलीकर साहब जो हैं यह किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? यानी कि कथा से रिलेटेड बहुत से चीज़ लिखते थे। तो यह कहाँ के कथाकार थे? तो यह गुजराती थे, गुजरात के थे। यह गुजराती भाषा में ज़्यादातर लिखा करते थे। तो वही कहता है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? तो गुजराती भाषा के थे। जबकि आपसे पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा उड़ीसा, पंजाबी और भी दे देगा, तो आपको याद रखना है गुजराती। फिर देखते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? यानी कि माँ जो थी, माँ किसको गौशाला की उपमा देती थी? गौ मीस गाय और शाला मीस घर। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो कह रहा, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो माँ जो थी यह अस्पताल को गौशालाओं की उपमा देती थी। याद रखना है, अस्पताल, जबकि रहेगा घर को, विद्यालय को, मंदिर को, अस्पताल को। तो जवाब जो होगा वह होगा अस्पताल को। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए, कौन महीना माँ जी का आशा भर महीना था? कहता कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? यानी कि वह कौन सा महीना था जिस महीने में माँ की जो थी मन आशाओं से भरी हुई थी? तो याद रखना है, यह था अगहन का। ऑप्शन में दे देगा अगहन, पूस, माघ, कार्तिक। तो याद रखना है अगहन। फिर दिया है, नानकाना साहब अब कहाँ है? पूछ रहा है, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो याद होगा कि नानकाना जो है अब यह आ गया है पाकिस्तान में। याद रखना है, पाकिस्तान में है। नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। दे देगा हिंदुस्तान, तजाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ब्रिटेन में। याद रखना है, नानकाना साहब जो थे अब हैं कहाँ? पाकिस्तान में। फिर अगला दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, कवि रस खान किसके परम भक्त हैं? तो याद है हमको कि कवि रस खान जो है यह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। याद रखना है, कृष्ण के। सीता के दिया गया है, राम के दिया गया है, दुर्गा का दिया गया है। याद रखना है कृष्ण के। फिर अगला क्वेश्चन 13 नंबर जो है, कवि रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? कहता है कवि रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? तो यह जो कवि रस खान जो है यह सवैया छंद में कवि रस खान जो थे यह जो है सवैया छंद में सिद्धहस्त थे। याद रखना है सवैया। अगर क्वेश्चन रहेगा कवि रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे, तो याद रखना है सवैया रहेगा। दोहा, चौपाया, सोरठा। याद रखना है आंसर सवैया। फिर दिया है अगला 14 नंबर क्वेश्चन, प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह जो है प्रेम वाटिका से संकलित है। याद रखना है, प्रेम आयनी श्री राधिका कह रहा है शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ से संकलित है। लेकिन अब जो है ये नहीं है इसमें, अब ये आ गया है सुजान रस खान से। याद रखना है, पहले देता था बहुत बच्चा प्रेम वाटिका, अब जो है यह सुजान रस खान से है। याद रखना है सुजान रस खान। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग रमागमन। प्रयाग रमागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? यानी कहने का भावार्थ यह हुआ कि प्रयाग रमागमन शीर्षक नाटक
किसके द्वारा लिखी गई है या इसकी रचनाकार कौन है ये भी पूछता है। तो इसका आंसर जो होगा अनामिका नहीं होगा, याद रखना है। घनानंद नहीं होगा, वीरेंद्र डंगवाला नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, याद रखना है। जबकि अधिकांशतः बच्चा मार के आता है अनामिका, अनामिका होगा नहीं। फिर से क्वेश्चन को समझिए। परियाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो यह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। फिर आगे 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात, कहता है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात। यह पंक्ति किस कविता का है? पंक्ति को फिर से सुनिए, किताब से डायरेक्ट पंक्ति को ला करके रख दिया, पंक्ति को समझिए और इस पे आधारित एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। पंक्ति उठा के दे देगा, पूछ देगा यह कहाँ से लिया गया है पंक्ति। तो कहता है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात। यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो है स्वदेशी है, दे देगा भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद। तो याद रखना है स्वदेशी होगा, इसका ऑप्शन राइट होगा स्वदेशी। फिर अगला क्वेश्चन दिया 17 नंबर, सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? इसका तो जन्म याद रखना ही है, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1900 ईस्वी में। एक्यूरेट याद रखना है 1900, यानी 1900 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 1890 दे देगा, 1850 दे देगा, 1901 दे देगा, याद रखना है एक्यूरेट 1900 ईस्वी। फिर दूसरा क्वेश्चन है 18 नंबर, कवि दिनकर के अनुसार, कवि दिनकर का तो सबको नाम याद है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? यानी कवि दिनकर के अनुसार वह कौन सा है जो सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो यह जो है देश की जनता, याद रखना है देश की जनता। ऑप्शन में मिलेगा देश के नेता, देश की मिट्टी, देश के देवी देवता। तो याद रखना है देश की जनता जो है कवि दिनकर के अनुसार सोने का ताज पहनकर इठलाता है या इठला रही है। फिर अगला क्वेश्चन है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? यानी कि दिनकर साहब के काव्य का मूल स्वर जो है वह है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। याद रखना है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है अगर पूछे तो याद रखना है हमको ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, याद रखना है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि में दे देगा सरहपाद अगाय दिनकर पंत। तो याद रखना है अगाय पंत दिनकर नहीं होगा, सरहपाद होगा, सरहपाद होगा, याद रखना है। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद जी है, याद रखना है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? याद रखना है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? व्याकरण मिल गया यहाँ। तो व्याकरण को हम बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं, एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग को याद ही है। तो फिर से समझिए क्या था, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक रहेगा, निश्चयवाचक रहेगा, अनिश्चयवाचक रहेगा, संबंधवाचक। यानी सर्वनाम से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है बोर्ड में। तो सर्वनाम को अच्छा से पढ़ लेंगे। फिर से देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक। कहने का भावार्थ यह हुआ कि वह कोई है जो औरों को नहीं सुधार रहा है, अपने आप को सुधार रहा है। तो अपना का जो यूज हुआ यहाँ निजवाचक के लिए हुआ, इसलिए यह होगा निजवाचक। फिर दिया सुनीता रो रही है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? अब रहा है, रही है, लगा है, ये पढ़ा चुके हैं टेंस। तो आप समझ लीजिए कौन सा टेंस का है। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान रहेगा, भूत रहेगा, भविष्य रहेगा, इनमें से सभी भी दे देगा। तो अगर
रहेगा सुनीता रो रही है, अंत में सुनीते नहीं रो रही है, कोई और भी रो रही है लगा रहे, तो समझ जाना है कि प्रेजेंट टेंस का है, यानी कि वर्तमान काल का वाक्य है। आप टेंस को भी एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, व्याकरण में बहुत जरूरी है, जिसको जिसको बोलते हैं उसको पढ़ना। आगे दिया कुछ लोग कौन विशेषण है, कुछ लोग कौन विशेषण है। विशेषण में पूछ दिया है, देखिए आपको पढ़ाए सर्वनाम विशेषण सब कुछ पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छा से। तो यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, कुछ लोग कौन विशेषण है, दिमाग लगाइए। कुछ लोग दे दिया, कुछ लोग तो गुणवाचक दिया है, संख्यावाचक दिया है, परिमाण बोधक दिया है, सार्वनामिक विशेषण दिया है, दिमाग लगाना है। कुछ लोग, तो कुछ लोग में देखिए गुणवाचक नहीं होगा, परिमाण बोधक नहीं होगा, सार्वनामिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप जानते हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं। तो कुछ लोग कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक। अब कुछ लोग संख्यावाचक विशेषण क्यों होगा, कुछ लोग इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा कि कुछ लोग को हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनती कर सकते हैं, इसलिए यह हो जाएगा संख्यावाचक हो जाएगा। तो समझ गए इसको, कुछ लोग कौन विशेषण है। अगर विशेषण का भेद पूछ देगा तो आप जानते हैं विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगर इसी से परिभाषा भी बना करके दे देगा, खाली जगह छोड़ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसको भी आप अच्छे तरह से डील कर लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। अनुकूल शब्द में आपको हम उपसर्ग और प्रत्यय बनाने का रूल ही बता दिए बहुत आसान तरीका से। अगर उपसर्ग जल्दी आपके समझ में नहीं आता है तो जो वर्ड के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो उस शब्द का आप संधि विच्छेद कर दीजिए। जैसे अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, पूछ रहा है अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो इसका क्या कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, तो अनुज और कुल हो जाएगा। तो अनु जो मिलेगा पहले वह मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। याद रखना है उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। और कितने उपसर्ग हिंदी के हैं, कितने संस्कृत के हैं, कितने उर्दू के हैं, ये भी बता दिए हैं, एक एक करके सबको बताए हैं। कैसे बनता है वो भी बता दिए हैं। तो ध्यान रखना है, याद रखना है। अगर उपसर्ग पूछ दे, माइंड में नहीं आए, तो टोटल शब्द जो दिया रहेगा जिसमें पूछेगा उसी का संधि विच्छेद कर देना है, जो पहले आएगा आगे वो हो जाएगा मेरा उपसर्ग। फिर दिया है 25 नंबर, झाड़ू शब्द में प्रत्यय, झाड़ू। अब देखिए झाड़ू शब्द में प्रत्यय जो है वह क्या हो जाएगा, दीर्घऊ हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय जो होता है उपसर्ग का विपरीत होता है। उपसर्ग शब्द के पहले आता है और प्रत्यय अंत में आता है। इसको हम कॉपी पे थोड़ा सा दिखा देते हैं। झाड़ू, झाड़ू में देखना है, देखिए हर्षीकार लगा हुआ है कि दीर्घुकार, दीर्घुकार लगा हुआ है, तो हर्षऊ का भी ऑप्शन रहेगा, दीर्घऊ का भी ऑप्शन रहेगा, हर्षई का भी रहेगा, दीर्घई का भी रहेगा। तो आपको मारना है यहाँ मात्रा कौन सा लगा हुआ, दीर्घऊ का। तो इसमें देखिए ये यहाँ दीर्घऊ लगा हुआ, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखना। फिर दिया है परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। परिवार का विशेषण रूप क्या होता है, विशेषण तो बहुत अच्छा से पढ़ाएं। परिवार शब्द का विशेषण हो जाएगा पारिवारिक। अब पारिवारिक भी 2 तरह से लिखेगा, एक में रोहर्षिकार लगाएगा, एक में रदीर्घिकार लगाएगा। तो जिस तरह से लिखा होगा, परिवार शब्द का विशेषण पूछ रहा, तो परिवार में प रोहर्षिकार होता है छोटा, तो इधर से भी देखना है वही प आकर रोहर्षिकार, वो आकर रोहर्षिकार क होगा, पारिवारिक। याद रखना है परिवार शब्द का विशेषण जो होता है पारिवारिक होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि परिवार शब्द का ही विशेषण पूछेगा, लेकिन विशेषण पूछेगा, 2-3 विशेषण पूछेगा। विशेषण कैसे बनाया जाता है ये भी बहुत अच्छा से बता दिया, आपको देख लेना है एक बार व्याकरण में जाकर के। ये मेरे नोट्स जो पढ़ाया हुआ उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं जो पढ़ाया हूँ व्याकरण में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप उनको जाकर के देखिए। चलिए 27 नंबर क्या आता है, सज्जन शब्द कौन समास है। सज्जन शब्द पूछता है, तो सज्जन शब्द कौन सा समास है। इसी में पूछ देता है, क्या पूछ देगा आपको, संधि विच्छेद भी पूछ देता है। तो सत जोड़ जन बराबर सज्जन हो जाएगा, सत जोड़ जन। अब स्व है, उसके बाद जो संजू है, तो आधा जो किस में बदलता है, आधा स्व किस में बदलता है, संधि विच्छेद में ये भी बता दिए हैं। तो यहाँ उस चीज पे नहीं जाना है, यहाँ पूछ रहा है सज्जन शब्द कौन समास है। तो सज्जन शब्द जो है वह कर्मधारय समास
समास है, याद रखना है। अवयवी भाव भी नहीं है। अवयवी भाव वह समास होगा, कौन सा होगा आपको मालूम है, जिसका पहला पद उपसर्ग होगा। कर्मधारय क्या होगा जानते हैं। द्विगु क्या होगा, संख्यावाचक होगा। द्वंद्व क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ पूछता है सज्जन शब्द कौन समास है, तो सज्जन कर्मधारय है। आगे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है 28 नंबर। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। कहता है परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। रेखांकित शब्द क्या, तो यहाँ रेखांकित कर दिया है, किस पे किया है, परिश्रम न करने वाले पे किया है। तो कहता है परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। तो इसमें कह रहा है रेखांकित शब्द कौन है, परिश्रम न करने वाले पे रेखा लगा हुआ है। तो इसमें पूछता है रेखांकित शब्द क्या है, तो रेखांकित शब्द जो है वह पदबंध है, यानी कि इसको एक पद में बांधने का कार्य हो रहा है, तो पदबंध है, याद रखना है। फिर 29 नंबर दिया, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए सबसे पहले कहता है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, तो यह जो है वाक्य कितने प्रकार का होता है बता दिए। तो कहता है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। अगर रहता लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान करते हैं इस टाइप से रहता है, यह होता है, तो ये हो जाता है सरल वाक्य। लेकिन इसमें सभी लगा दिया है, कुछ और लगा दिया, तो यह कौन हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त कौन होगा, साधारण कौन होगा, मिश्र कौन होगा, सरल कौन होगा, ये सब का सब हम लोग पढ़ा दिए हैं। आपको हर हाल में पढ़ लेना है, क्या चीज पढ़ लेना है, आपको पढ़ लेना है वाक्य। वाक्य के प्रकार भी बताए हैं, पढ़ के जाना है, आएगा 2 क्वेश्चन तो मिलेगा। तो कहता है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, याद रखना। निम्न में शुद्ध क्या, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, ध्यान से सुनिए। कहता है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। वाक्य प्रकरण से क्वेश्चन शुद्ध पर पे भी आएगा, वाक्य शुद्धिकरण आएगा, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, उसको भी देखना है। तो कहता है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, ध्यान से सुनिए। पहला नंबर, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। दूसरा, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। तीसरा है यह काम आप पर निर्भर है। फिर चौथा है कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। ये सब का सब गलत है, इसका आंसर जो होगा बी नंबर, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। फिर दिया उपकार शब्द कौन लिंग है, याद है उपकार कौन है, उपकार, रो में ओ है, ओ वाला अधिकांशता क्या होता है, पुल्लिंग होता है, बता भी दिए। तो कहता है उपकार शब्द कौन लिंग है, बहुत अच्छा से लिंग निर्णय भी बताए थे, कैसे पकड़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, आपको याद होगा। तो कहता है उपकार शब्द कौन लिंग है, तो ये उपकार जो है वह पुल्लिंग है, याद रखना। लिंग पे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसको भी पढ़ना ये भी चैप्टर को। फिर 32 नंबर देखिए, चोर ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है। कारक पूछता है, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, आपादान कारक है, कर्म कारक। आंसर होगा कर्म कारक। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, कर्म कारक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ काम हो रहा है मारने का, इसलिए कर्म कारक आएगा। आगे दिया 33 नंबर क्वेश्चन है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बहुत अच्छी तरह से याद है, लेखक का स्त्रीलिंग रूप यानी पुल्लिंग शब्द तो लेखक है, ये है। लेखक का उल्टा लेखिका होता है स्त्रीलिंग रूप, तो लेखक का लेखिका होगा, याद रखना। फिर दिया बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। दूसरा बार क्वेश्चन पूछा गया विशेषण से, यहाँ पे एक बार बता दिए हैं, फिर दूसरा मिला विशेषण का क्वेश्चन। विशेषण को भी देखना विशेष रूप से। बहुत दूध किस विशेषण का रूप है, तो देखिए बहुत दूध सर्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणबोधक। संख्यावाचक होगा नहीं, सार्वनामिक होगा नहीं, गुण तो होता ही नहीं इससे। तो कहता बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाणबोधक, यह परिमाण को दर्शाता है बहुत दूध, तो आंसर हो जाएगा परिमाणबोधक। अगला दिया है वह आया था किस काल का उदाहरण है,
हा लगा हुआ है, टेंस बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। कारक समझिए, वह आया था किस काल का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण है, वह आया था भूतकाल। फिर अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से दिया रहेगा 2, 3, 5, 4। तो याद रखना है व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द जो होते हैं, शब्द के भेद जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियोग शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग फिर पूछा, उपसर्ग तो 3-4 पूछ ही देगा, दूसरा बार उपसर्ग पूछ रहा। वियोग शब्द में उपसर्ग है तो वियोग क्या होगा, वी जोड़ योग बराबर वियोग, तो क्या हो जाएगा, वी होगा वो हर्षिकार वी होगा, उपसर्ग याद रखना। आगे दिया हासोर शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय भी दूसरा बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। हासोर शब्द में प्रत्यय है तो हासोर में जो प्रत्यय होगा और होगा, हासोर में कैसे होगा आप देखिए, हासोर है, हासोर लिखा कैसे गया है देखिए, हो ऊपर चांद बिंदु सौकार बरा रो। तो प्रत्यय जो होता है इसका इधर वाला मतलब बाएं साइड का जो भी शब्द हो, तो जो भी वर्ण होता है वह बदलता नहीं है, यानी बड़ा रो है तो बड़ा रो ही रह जाएगा यहाँ। ये मात्रा आ जाता है, मात्रा देखिए स्व है, स्व पे किसका मात्रा है, औकार, एगो लाठी है तो ऐसे हो जाएगा और हो जाएगा। इसी को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो फिर काम गड़बड़ होगा, तो इसी को ध्यान में रखना है। फिर आगे दिया है यहाँ पे ग्राम शब्द का विशेषण, विशेषण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरा बार विशेषण का मिला। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है, याद रखना है। चौराहा कौन समास है, चौराहा पूछ दिया है, ध्यान से सुनिए, समास बहुत अच्छा से बताया है। चौराहा कौन सा समास है, चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार, जब विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह बोलो या 4 राहों का समाहार। तो 4 जो आ गया मेरा संख्या आ गया तो संख्यावाचक होगा। इसमें चौराहा पूछा कौन सा समास, तो द्विगु समास। द्विगु समास का ट्रिक हम बताए हैं, द्विगु समास जो होता है उसमें संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संख्या में कौन सा, समूहवाचक याद रखना है। तो संख्या तो चौराहा में चौ का रो आकर हो आकर चौराहा, 4 आया, 4 क्या है मेरा संख्या है, तो संख्या है तो ये हो जाएगा द्विगु समास। अगर इसी में रात दिन पूछ देगा, भात दाल पूछ देगा, लोटा डोरी पूछ देगा, शिव पार्वती पूछ देगा, आजकल पूछ देगा, तो यह हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है ट्रिक है वह एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसी को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन लगा दिया है। आ समझिए, आ दीर्घाई, दीर्घाई समझते ना ऊपर में रेफ, दीर्घाऊ है, क्या था आ दीर्घाई, दीर्घाऊ है, क्या है कहने का मतलब ऐसे लिख दिया है, आ लिख दिया यहाँ, उसके बाद लिखा है दीर्घाई, फिर उसके बाद लिखा है दीर्घाऊ, फिर यहाँ लिख दिया हाँ, यानी आ दीर्घाई दीर्घाऊ है। तो क्या है सब में डबल मात्रा का टाइम लग रहा है तो दीर्घ हो जाएगा। दिया है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो होगा दीर्घ स्वर होगा, याद रखना है। फिर आगे का क्वेश्चन है 42 नंबर, फ का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आपको हम बहुत अच्छा से बताए हैं। आपको उच्चारण स्थान के लिए वर्ण में आपको टेबल ही याद रख लेना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, जो भी है सब वर्ग को ही याद रखेंगे तो बहुत आसान से हो जाएगा। जैसे प का उच्चारण स्थान ओठ होता है, उसी प के बाद उसमें क्या होता है फ होता है, प के जगह फ पूछ देगा तो फंस जाइएगा, इसलिए वर्ग को ही याद कर लेना है तो आपका उच्चारण स्थान का झंझट समाप्त। तो दिया है 42 नंबर, फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ का उच्चारण स्थान ओठ होता है, याद रखना है ओष्ठ, ओष्ठ। फिर दिया है 43 नंबर, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है, स्वार्थ का स्वस जो आकर था ऊपर रे तो क्या हो जाएगा सु जोर अर्थ, स्वहर सुकार, अंतिम वाला स्वहर सुकार जोर ओ था ऊपर रे अर्थ, सु जोर अर्थ। स्वार्थ का अगर पूछेगा संधि विच्छेद याद रखना है तो सु जोर अर्थ होगा। आपको बहुत ही अच्छे तरह से बताए संधि ट्रिक पे, व्याकरण कोई ऐसा
टॉपिक नहीं है जिसको हम ट्रिक पे नहीं बताए। फिर दिया है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द पूछेगा, 2 गो शुद्ध शब्द पूछेगा आपसे, लिख दिया यो तालव्य स्व लोआकर भ यश लाभ, फिर दिया स्व मोव सजु रोन स्मरण जो गलत है, फिर दिया सदोपदेश गलत लिखा है यहाँ, स्वयंवर सही है, स्व सजु यौन स्वर वर स्वयंवर, यह आपको पूछेगा, शुद्ध शब्द पूछेगा। इसी तरह से 2 गो पूछेगा, उसको देख लेना है, उसमें 4 गो दिया रहेगा, आराम से आप बना सकते हैं। आगे दिया 45 नंबर, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा? सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिए सिपाही विद्रोह शब्द में पूछता है कौन संज्ञा है। सिपाही विद्रोह शब्द जो है यह है समूहवाचक संज्ञा है, ना तो जातिवाचक, ना तो व्यक्तिवाचक, ना तो भाववाचक है। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, याद रखना। पिंजरा शब्द क्या है? यानी देशज विदेशज से भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको हम बहुत अच्छा से बताए हैं। देशज विदेशज तत्सम तद्भव बताए हैं बहुत अच्छा से, तो आपको याद होगा। पिंजरा शब्द है, आपको लिखाए भी थे। पिंजरा शब्द जो है देशज है, याद रखना। अगर पूछ देगा पिंजरा शब्द है, ऑप्शन रहेगा तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो याद रखना है, सही मारना है देशज पे। यानी पिंजरा जो है हमारे देश में बोला जाता है देशज है। फिर दिया है तन्य, तो नो यो, तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनिया। तो नो यो तन्य का होता है, याद रखना है स्त्रीलिंग रूप तनिया। यानी 2 गो स्त्रीलिंग पे भी पूछ दिया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे 3 गो। फिर अगला दिया है यहाँ तन्य का स्त्रीलिंग रूप तनिया तनई, तन्या होगा, तो नो यो आकर होगा तनिया होगा, तन्य ही नहीं होगा, तनिया, तो नो यो आकर। फिर दिया अकाल शब्द कौन लिंग है? लिंग पूछा, फिर अकाल कौन लिंग है? यानी लिंग से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखना है। लिंग को कितना ज्यादा पढ़ना है, ध्यान में रखना। अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल जो है वह पुल्लिंग है। अकाल आता है, न कि अकाल आती है। अकाल पुल्लिंग है। ऐसे गो में ओ लगा हुआ है, ज्यादातर अकारांत शब्द पुल्लिंग होता है, बता दिए। फिर देखो 49 नंबर, को के लिए किस कारक का चिन्ह है? को भी है, के भी है, लिए भी है। तो को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? यानी कारक से विभक्ति चिन्ह भी पूछेगा, याद रखना है। को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो यह है संप्रदान का होता है, लिखाए भी है को के लिए संप्रदान का होता है, याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा कर्म कारक का उदाहरण है, याद रखना है। आपादान, करण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। तो शिकारी ने बाघ मारा कर्म कारक है, मारने का काम हो रहा है, कर्म कारक, ठीक ना। और कर्म में जो होता है साधन भी होता है, तो शिकारी ने बाघ मारा, मारने का काम किया। फिर दिया 51 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी हमारा हिंदी पुस्तक जो है, हमारी हिंदी पुस्तक जो है, पहला ही चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, श्रम प्रथा और जाति प्रथा से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, जिसका क्वेश्चन है पहला, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राज्य पूछता है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था, यह हुआ था मध्य प्रदेश में, याद रखना है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, याद रखना है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछेगा दीर्घ उत्तरीय, वह पूछेगा जातिवाद के पोषक उसके जातिवाद के पोषक क्या तर्क देते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर में देख लेना है। फिर दिया 52 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो यह 18 वर्ष में किया था। मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? अगर पूछेगा मैक्स मूलर साहब के बारे में तो 18 वर्ष याद रखना है। फिर दिया 53 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया?
यानी स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? तो यह कहा था मैक्स मूलर साहब को, याद रखना है मैक्स मूलर। फिर दिया हरकस क्या थे? ऊपर हरकस क्या थे? तो हरकस जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। यहाँ दिया है ज्योतिषाचार्य दिया है, खगोल वैज्ञानिक दिया है, भूगर्भ शास्त्री दिया है, वनस्पति वैज्ञानिक याद रखना है। हरकस जो थे वह वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन 55, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना? यानी आलोक पर्व जो है हमारे पाठ पुस्तक में कह रहा, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो इसको लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, याद रखना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद रखना। फिर 56 नंबर क्वेश्चन, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? यानी कहने का भावार्थ यह हुआ कि जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, जो भी आदमी है, उसका नाखून बढ़ता। यह प्रश्न किसने किया था कि क्या कारण है, किसने किया था, क्यों बढ़ते हैं? तो यह छोटी लड़की जो थी ना, तो छोटी लड़की ने यह क्वेश्चन किया था कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। याद रखना है छोटी लड़की। ऑप्शन में रहेगा बड़ी लड़की, मझली लड़की, इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से सभी रहेगा। तो याद रखना है होगा छोटी लड़की ने। अगला क्वेश्चन दिया है सहजात वीरती किनका नाम है? सहजात वीरती किनका नाम है? तो सहजात वीरती के नाम से जो जाना जाता है वह है अनजानी स्मृतियों का, याद रखना, अनजानी स्मृतियों का। आगे दिया विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? फिर से क्वेश्चन समझिए, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो यह जो है नंदी नागरी लिपि में है, ना कि ब्राह्मणी लिपि में। याद रखना है नंदी नागरी लिपि। फिर दिया है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो परमार शासक भोज जो थे यह धार नगरी के रहने वाले थे। धारा नगरी, याद रखना, धारा नगरी। फिर दिया बहादुर कितने वर्ष का था? तो ये सबको याद है कि बहादुर का उम्र जो था वह 12 से 13 वर्ष का था। याद रखना है बहादुर 12 से 13 साल का था। फिर दिया शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो यह सचिदानंद, हिरानानंद, वात्स्यायन अगाय का है, याद रखना। फिर दिया है 62 नंबर, एक वृक्ष की हत्या, ये पढ़ने के लिए है पाठ्यपुस्तक में। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई थी? तो ये याद है या किन किन से ली गई थी? इन दिनों से ली गई थी। फिर से क्वेश्चन समझिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई थी? तो इन दिनों से ली गई थी, याद रखना। फिर दिया कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या? कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में संघर्ष महत्वपूर्ण है, याद रखना है संघर्ष। फिर अगला क्वेश्चन दिया है बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो यह अनामिका का है, याद रखना है अनामिका। अगला दिया है कवि जीवनानंद दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि जीवनानंद दास साहब जो थे इनका जन्म पूछ रहा है कब हुआ था? तो कवि जीवनानंद दास जी का जन्म जो हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है 1899। फिर दिया 66 नंबर क्वेश्चन, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो यह दिया गया है किनको? धूसर पांडुलिपियों को, याद रखना है पांडुलिपि। अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था?
तो यह जो है रेनर मारिया रिल्के जो है इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, याद रखना है ऑस्ट्रिया। फिर अगला क्वेश्चन 68 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो यह भक्ति भाव की है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता पूछ रहा है किस भाव की है? तो भक्ति भाव की है। अगला नंबर 69, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो यह द्विवेदी युग के नहीं थे, छायावादी युग के नहीं थे, भारतेंदु युग के थे। कौन? प्रेमघन जी, याद रखना। आगे दिया 70 नंबर, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? यानी कवि दिनकर साहब जो है वह अपना सिंहासन छोड़ने का काम करते हैं या खाली करने की बात करते हैं, तो किसके लिए करना चाहते हैं? तो याद रखना है जनता के लिए, जनता के लिए। फिर दिया 71 नंबर क्वेश्चन, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? कह रहा है कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो ये याद रखना है, हमें इस समय याद नहीं आ रहा है। 30 करोड़ दिया है, 10 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, 25 करोड़ दिया है, एक बार देख लेना है। फिर दिया है 72 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौन पद्मंद है? पद्मंद पूछ दिया। सबसे पहले देखिए पद्मंद बताए हैं, आगे लगता है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। सबसे पहले इसमें क्या लगा हुआ है? अयोध्या लगा हुआ। अयोध्या जो क्या है? किसी जगह का नाम है। जब ये जगह हो गया तो वह संज्ञा हो गया, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा पदवंत। इसी अयोध्या के जगह अगर विशेषण लगा करके पूछता तो कौन सा पदवंत हो जाता? विशेषण पदवंत हो जाता। इसी के सामने अगर सर्वनाम पहले लगा के पूछ लेता तो सर्वनाम पदवंत हो जाता। इसी पदवंत के सामने सबसे पहले क्रिया लगा के पूछ लेता तो क्रिया पदवंत हो जाता। बहुत अच्छा से बताया है व्याकरण, आपको मालूम है। आगे दिया 73 नंबर, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? समूह का निम्न में पूछ रहा है। समूह का बहुत सारा होता है लेकिन पूछ रहा है निम्न में, इसमें जो है इसको जानना। मरीचि दिया, रमणी दिया, संग। जात रूप दिया, जात रूप नहीं होता, मरनी नहीं होता है, मरीचि नहीं होता है, समूह का या इसके अनुसार हो जाएगा, संग हो जाएगा। फिर दिया रक्षक शब्द का विलोम, रक्षक का उल्टा क्या होता है जानते हैं? भक्षक। फिर दिया याचना करने वाले के लिए एक शब्द होगा, जो याचना करता है उसको याचक बोलते हैं। ये सब चीज़ तो लिखाया हुआ है, याद भी है। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है, कुत्ते की मौत मारना। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये हुआ बुरी तरह मरना। फिर दिया दिनानुदिन कौन समास है? दिनानुदिन पूछ दिया, ये बताए भी है ऑप्शन में। दिनानुदिन दिया, दीन जोड़ दिन बराबर दिनानुदिन हुआ, तो ये समास जो होगा अवयवी भाव समास होगा। फिर दिया ट का उच्चारण स्थान, दूसरा बार पूछ रहा है उच्चारण स्थान। ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु के सहारे से बोलते हैं, ये याद ही है। फिर दिया है पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पम जोड़ चंप होगा, पो अनुस्वार जोड़ चौम चम, याद रखना। फिर दिया निम्न में शुद्ध कौन है? शोध पूछा है तो शोध में लिख दिया, यहाँ पे शशि लिखा, महत्व लिखा, मरण लिखा, महत्वाकांक्षी, इस अनुसार से लिखा हुआ। यहाँ पे महत्व सही है तो महत्व ही इसका आंसर होगा। फिर अगला दिया है 81 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विकास क्रम में, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो इसके फिर से समझिए क्वेश्चन को, कहता है सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को कहा जा सकता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, यानी मनुष्य और परिस्थिति के बीच जो संबंध है वह सापेक्ष है, याद रखना है, सापेक्ष। आगे दिया जारशाही रूस के सोवियत समाज में, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार है टोल्स्टॉय।
तो याद रखना है। फिर दिया पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो कथक से है, याद रखना है, कथक। फिर दिया है 85 नंबर क्वेश्चन, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? कहने का अर्थ ये है, क्वेश्चन समझिए, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच फाइट होने लगे, लड़ाई होने लगे, तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो वह चले गए थे लखनऊ, याद रखना है, लखनऊ। आगे 86 नंबर, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो उस समय बिरजू महाराज जो थे 9.5 साल के थे, याद रखना है, 9.5 साल कब थे? बिरजू महाराज जी 9.5 साल के कब थे? तब थे जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हो गए थे। आगे दिया आविनियो क्या है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आविनियो क्या है? ईसाई मठ है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है। तो आविनियो जो है वह ईसाई का मठ है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी की संकलन से ली गई? कह रहा मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो यह जो लिया गया है महाविद्यालय से लिया गया है, याद रखना है, महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन दिया है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो संतु भीगने से बचने के लिए मकान के पीछे खड़ा हो गया था, याद रखना, मकान के पीछे। अगला 90 नंबर, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो याद रखना है मुहर्रम पर्व का, मुहर्रम, याद रखना, मुहर्रम। 91 नंबर क्वेश्चन, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। व्याकरण से क्वेश्चन पूछा है, समझिए, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, यानी कोई घर है, उस घर के कोने में कोई आदमी बैठा हुआ, वह जासूस है। किस पदबंध का उदाहरण है? तो आप समझिए क्वेश्चन में लगा हुआ है उस, तो हम बताए उस क्या है? सर्वनाम है जो पहले आया है, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा आंसर। आगे 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह उदाहरण जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि जो लड़के अच्छे होते हैं, एक वाक्य पूरा या फिर कोमा लगा के वे परिश्रमी होते हैं, तो मिला हुआ वाक्य 2 वाक्य मिल गया है, तो मिश्र वाक्य हो गया। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का। ऐसे वाक्य को हम ट्रिक पे पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छा से। आगे 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है, सब जानता है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ जो होता है आमने सामने होता है, आमने सामने होना होगा। फिर 94 नंबर देखिए, समान का अर्थ हुआ एक ही, तो कहता है समान उदर से जन्म लेने वाला। समान उदर का मतलब हुआ एक ही पेट से जन्म लेने वाला, के लिए एक शब्द होगा सहोदर होगा, सहोदर बोलते हैं। जैसे भाई बहन एक ही माता पिता के उधर से जन्म लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सहोदर बोलेंगे। आगे दिया वीर शब्द का विलोम क्या है? वीर शब्द का विलोम पूछता, वीर मिस हो गया एकदम, वीर खूनखा, तो क्या हो जाएगा? कायर होगा। वीर का अपोजिट हो जाएगा कायर होगा, विलोम पूछा। 96 नंबर, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, यानी घर वाले हैं तो पर भी हमें अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ऐसा नजम्मा ने कहा था, नजम्मा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी जो थी वह अकेली थी। 98 नंबर क्वेश्चन, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो माँ को 2 पुत्रियाँ थी, याद रखना है। 99 नंबर क्वेश्चन, यह बात अच्छी नहीं लगती कि
माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो यह कैलाश ने कहा था। कैलाश याद रखना। 100 अंतिम नंबर क्वेश्चन। भर आई आंखें पोंछकर, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने देखा था, याद रखना है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से समझे होंगे क्या क्या बोले। इसी को देखना है पूरा का पूरा, व्याकरण को पढ़िए जा कर के। अगर कोई बच्चे इसमें घर से एग्जाम दे रहे हैं अभी 10वीं का, तो आप बघेली के सेंटर पे जा कर के क्लास कर सकते हैं। अगर आपको 400 प्लस लाना है नंबर, क्योंकि अभी हुआ नहीं है एग्ज़ाम ख़त्म, आपका सोशल साइंस का कुछ एग्ज़ाम खराब गया है, इसलिए सारा कमी को दूर करना है, हिंदी से ही लाना है पूरा नंबर। तो सोमवार को जो एग्ज़ाम है उसमें पूरा कलम तोड़ देना है हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए